हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आप लोग के लिए वुंड हीलिंग। गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार चैनल को विजिट करके देख लीजिए। वहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस और आपको सिलेबस वाइज एनआईटी जो हिंदी प्लस इंग्लिश मेरे लैंग्वेज में चैनल मिलते हैं। दोनों लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस मिलती है मेरे चैनल पे। आप एक बार विजिट करके देखना। कॉन्टैक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वुंड हीलिंग, घाव भरने की प्रक्रिया एक्चुअल में क्या होती है? देखो, पैथोजेनेटिक्स या पैथोलॉजी के अंदर में ये टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस समझना। वुंड हीलिंग यानी कि घाव भरने की प्रक्रिया दोनों लैंग्वेज में, जैसे कि मैं बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को। वुंड हीलिंग मीन्स रप्चर अ सेल एंड डिस्टर्ब द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। बोलना क्या है कि घाव का अर्थ होता है, सबसे पहले हम वुंड के बारे में, वुंड मतलब कि घाव क्या होता है, क्योंकि जब तक घाव को नहीं समझेंगे तब तक वुंड हीलिंग समझ में नहीं आएगा। तो घाव क्या होता है गाइस? घाव का अर्थ होता है जब कोशिका कोई नष्ट हो जाती है और किसी ऊतक का कार्य और संरचना भी बिगड़ जाती है। मीन सिंपली यहाँ पे कोई टिश्यू है, जैसे कि आप लोग डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंपली एक टिश्यू है। इसकी सेल रप्चर हो गई, टिश्यू भी टूट गया, उसके फंक्शंस भी बिगड़ गए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वुंड बोलते हैं, यानी कि घाव बोलते हैं। और इस घाव के भरने की प्रक्रिया, जब ये घाव भरेगा, इस घाव के भरने की प्रक्रिया को हम लोग वुंड हीलिंग के नाम से सिंपली यहाँ पे जानते हैं। आई होप कि आपको गाइस ये चीज क्लियर हुई होगी कि वुंड क्या होता है। वुंड मीन्स रप्चर अ सेल, सेल का टूटा हुआ भाग। एंड डिस्टर्ब मतलब बिगड़ जाते हैं, किस चीज का? फंक्शंस और स्ट्रक्चर। कोशिका का कार्य, ऊतक का कार्य बिगड़ जाता है, उसके फंक्शंस बिगड़ जाते हैं, उसे हम लोग टिश्यू रप्चर कहते हैं। घाव का अर्थ होता है जब कोशिका नष्ट हो जाती है और किसी ऊतक का कार्य और उसकी संरचना भी बिगड़ जाती है, उसे वुंड या कि घाव कहते। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार चैनल विजिट करके देखना। एनआईटी जो डिटेल में मेरे पास हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है गाइस हीलिंग। अब देखो, वुंड का मतलब समझा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वुंड हीलिंग। उसकी स्टेप बताऊंगा, पूरी स्टेप बताऊंगा। पहले मैंने घाव के बारे में बताया, अब हीलिंग यानी कि भरना क्या होता है, भरने के मतलब क्या होता है। हीलिंग इज अ प्रोसेस इन विच रिपेयर अ सेल एंड रीस्टोर द फंक्शन ऑफ टिश्यू। समझो, यह जो हीलिंग है ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका पुनः विकसित होती है और ऊतक अपने कार्य पुनः करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जा रहा है, उसको चोट लग गई, कट लग गया, घाव बन गया। अब वो घाव क्या है वो तो मैंने समझा दिया। वुंड क्या होता है? सेल रप्चर हो जाती है, उसके ऊतक के कार्य बिगड़ जाते हैं। अब हीलिंग का मतलब होता है उसके भरने की प्रक्रिया। जब वो जो सेल है वो भरेगी, वो रिपेयर होगी, उसको हीलिंग कहते हैं। तो मैंने बोला हीलिंग इज अ प्रोसेस। हीलिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रिपेयर अ सेल, जिसमें कोशिका रिपेयर होती है एंड रीस्टोर द फंक्शंस ऑफ टिश्यू, और कोशिका के यानी कि ऊतक के कार्य भी पुनः वापस आ जाते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका पुनः विकसित होती है एवं ऊतक अपने कार्य करने लगता है। यहाँ जहाँ तक समझ में आया आपको, मैं आगे बढ़ता हूँ। यह दो चरणों में होती है। जो हीलिंग की प्रोसेस है ना गाइस, दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है। कैसे? एक तो रीजनरेशन का मतलब, और समझ में आ रहा होगा को, री मतलब पुनः बनना, रीजनरेट होना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। रीजनरेशन का क्या मतलब हो रहा है गाइस? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नई कोशिकाओं का बनने को हम लोग यहाँ पे रीजनरेशन के नाम से बोल रहे हैं। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण। रीजनरेशन मतलब पहले नई कोशिका बनेगी, उसके बाद रिपेयर का मतलब होता है रप्चर सेल, टूटी हुई कोशिका रिपेयर होती है। गाइस देखो, कुछ कोशिका रहती है कि ठीक है ये रिपेयर हो जाएगी, और कुछ कोशिका बहुत ज़्यादा नष्ट हो गई जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो पुनः नई विकसित होगी, वो पूर्ण रूप से वहाँ से हट जाएगी और यहाँ पे नई कोशिकाओं का विकसन होगा, नई कोशिकाएं विकसित होगी। ठीक है, तो रीजनरेशन और रिपेयर। ठीक है, रिपेयरिंग और रीजनरेशन का मतलब समझ में आया। रीजनरेशन मतलब कुछ कोशिकाएं टूट गई, उसको नए बनाने पड़ेगा भैया, वो रिपेयर नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। और कुछ कोशिकाएं जो रिपेयर हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, हीलिंग का भी मतलब समझ में आया। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। गाइस जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ें रहती है इसमें पढ़ाने के लिए। जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो वुंड और हीलिंग का मतलब समझ में आया। वुंड का मतलब घाव, यानी कि घाव क्या होता है। हीलिंग यानी कि घाव भरना क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब गाइस पढ़ेंगे वुंड हीलिंग स्टेप। घाव भरने की प्रक्रिया जो होती है कैसे होती है, उस प्रोसेस को हमको डिटेल से यहाँ पे समझना पड़ेगा।
देखो हीमोस्टेसिस इसके कुछ चरण होते हैं जो टोटल 4 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। हीमोस्टेटिस एक एक करके डिटेल से मैं समझाऊंगा। हीमोस्टेटिस हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, उसके बाद होता है पॉलीफ्रेशन और रीमॉडलिंग। ये कुछ 4 स्टेप है जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों स्टेप में आपका घाव भरता है, एक एक करके यहाँ पे आपका घाव भरेगा। अब घाव कैसे भरेगा इन 4 स्टेप में मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो फिर से बता देता हूँ। हीमोस्टेसिस पहले होगा, उसके बाद इन्फ्लामेशन होती है, उसके बाद होता है आपका पॉलीफ्रेशन, उसके बाद होता है यहाँ पे आपका रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टेप का, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस थी हमारी, सबसे पहली जो प्रोसेस आती है वो आती है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस एक्चुअल में क्या होता है? दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। बोलना है हीमोस्टेसिस घाव भरने की प्रथम प्रक्रिया होती है। देखो गाइस, हीमोस्टेसिस का बहुत सारा मतलब होता है। अगर बॉडी में टेम्परेचर बिगड़ गया उसको मेंटेन करना हीमोस्टेसिस, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करना हीमोस्टेसिस, मतलब शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित रखने की प्रक्रिया ही हीमोस्टेसिस कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस का मतलब क्या हो रहा है? हीमोस्टेसिस होती है इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। ये है घाव भरने की प्रथम प्रक्रिया होती है। क्या होता है इसमें देखो, दिस प्रोसेस occurs 2 days। बोलना है कि यह प्रक्रिया लगभग 2 दिनों तक चलती है। कौन सी? हीमोस्टेसिस की प्रक्रिया लगभग 2 दिनों तक चल सकती है। ठीक है, घाव पर डिपेंड करता है। घाव छोटा होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, घाव बड़ा होगा तो टाइम लगेगा उसको, है ना। इन दिस प्रोसेस स्टॉप, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, हीमोस्टेसिस में क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। इन दिस प्रोसेस स्टॉप अ ब्लड फ्लो विच इज कॉल्ड वेसो कॉन्स्ट्रक्शन। बोलना है इस प्रक्रिया में रक्त बहना रुक जाता है एवं इस को वेसो कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं। डायग्राम आप लोग देखो गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो आपकी वेसल्स है, इन वेसल, जब भी कोई कट लगता है बॉडी में, घाव होता है तो वेसल्स टूटती है, वहां से ब्लड हमारी बॉडी के, जब भी पता है सबको घाव लगता है, चोट लगती है तो ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, परंतु वह कुछ समय के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि देखो पहले तो ये है, इस तरह की कंडीशन रहती है, ब्लड फ्लो एकदम तेज बहता है तो बहुत सारी देखो आरबीसीज बाहर निकल रही, परंतु इस वाले डायग्राम में ये जो आसपास की वॉल है सिकुड़ गई है, और इसके सिकुड़ने की प्रक्रिया को ही हम वेसो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके अंदर ही प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह आता है, प्लेटलेट आती है वहां पे जुड़ती है, ब्लॉक करती है उस एरिया को, खून निकलना बंद हो जाता है। तो पहली प्रोसेस क्या हुई गाइज? सबसे पहली प्रोसेस आपकी होती है हीमोस्टेसिस। तो आई होप कि आपको हीमोस्टेसिस का मतलब समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है गाइस, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। हीमोस्टेसिस होती है इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। घाव भरने की प्रथम प्रक्रिया होती है। इन दिस स्टेप ऑकर्स 2 days। ये 2 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। इन दिस प्रोसेस स्टॉप अ ब्लड विच इज फ्लो। देखो जो इसमें ब्लड का फ्लो स्टॉप होता है जिसे वेसो कंस्ट्रक्शन के नाम से हम लोग सिंपली यहाँ पे जानते हैं। ठीक है गाइस, ये डायग्राम बताया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ से आप लोगों ने। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है गाइस आपका इन्फ्लामेशन। अब जो दूसरी स्टेप होती है ना, अब आपका ब्लड रुक गया, अब उस जगह पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। यह घाव भरने की दूसरी प्रक्रिया होती है। अब मेरा जो घाव भर रहा है यहाँ पे, उस घाव के भरने की यह दूसरी प्रक्रिया होती है। कौन सी? इन्फ्लामेशन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी में मैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, पहले कब तक चलती है? दिस प्रोसेस ओकर्स विद इन 24 आवर्स। ठीक है, दिस प्रोसेस ये विद इन 24 आवर्स में चालू हो जाती है, मतलब इट विल स्टार्ट विद इन 24 आवर। तो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। जैसे होता क्या है मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल समझो, आप चल रहे हो, गिर गए हो, आपके हाथों में चोट लगी है। ठीक है, अभी तो ब्लड फ्लो होगा आपको, अभी आपको दर्द नहीं होता, पर 24 घंटे के बाद क्या होता है, रात में आप सो जाओगे तो बोलते हो कि पूरी जगह अमा गई है, ये दर्द होने लगता है उस जगह पे। क्यों? रेड हो जाता, सूज जाता, स्वेलिंग आ जाती है। क्यों? उस जगह पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया है। क्लियर हुआ गाइस आपको? तो इन दिस प्रोसेस occurs 24 hours एंड इट इंजुरी आफ्टर द इंजुरी एंड इट एक्सटेंड 2 वीक। देखो अब वो जो सूजन है ना, वो लगभग 2 हफ्तों तक रह सकती है। जो लाल लाल हुआ है, देखो 24 घंटे के बाद इन्फ्लामेशन चालू हो जाती है और लगभग 2 हफ्ते तक, लगभग अलग अलग पेशेंट के ऊपर, अलग अलग घाव के ऊपर डिपेंड करता है कितना घाव है, कब तक चलेगा। तो क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट कि लगभग 2 हफ्तों तक ये प्रोसेस चलती है और
24 घंटे के बाद चालू हो जाती है। इंजरी होने के 24 घंटे के बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाती है एवं यह प्रक्रिया 1 हफ्ते तक लगभग चलती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं सी में हम लोग। दिस प्रोसेस में बी लॉन्ग इन क्रोनिक वुंड। देखो गाइज, इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है क्रोनिक हो सकती है। क्रोनिक का मतलब जो लंबे समय तक चले, जैसे कि किसी का घाव बहुत बड़ा है ना, कोई घाव बहुत बड़ा है, वो भर नहीं रहा है, बहुत समय तक नहीं भर रहा है, तो उसमें ये प्रोसेस जो है ना इन्फ्लामेशन की, ये लंबी चलती है। डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से आपको दर्द होगा और यहाँ पे लाल लाल स्वेलिंग आ जाएगी, आसपास रेड रेड होने लगेगा, रेडनेस हो जाएगी चारों तरफ। आप समझ सकते हो गाइज, आपको खुद को ये चीज़ पता होगी कि आप गिरते हो, लगती है चोट, लगती है तो रेड रेड वहाँ पे होने लगता है। ठीक है गाइज, तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग क्रोनिक, ये क्रोनिक भी हो सकता है। क्रोनिक मतलब चल सकता है, कब चलेगा लंबा? ये जब चलता है लंबा जब हमें क्रोनिक इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट आता है गाइज आपका इन्फ्लामेशन में कुछ और पॉइंट समझाता हूँ। इन्फ्लामेशन कंप्लीट इन 2 स्टेज। जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी? एक होती है एक्यूट। इन दिस स्टेप डेवलप स्वेलिंग। सबसे पहले इन्फ्लामेशन में आएगी तो सूजन आने लगेगी, उस एरिया में हल्का बम्प हो जाएगा, सूज जाएगा वो एरिया। इन दिस स्टेप स्वेलिंग। इस चरण में घाव के आसपास सूजन आने लगती है। कोई भी घाव होगा, वुंड होगा, उसके चारों तरफ क्या होगा? सूजन यानी कि स्वेलिंग आने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है सब एक्यूट। पहले एक्यूट फेज थी, अब ये सब एक्यूट में क्या होता है? इन दिस स्टेप सेल स्टार्ट रीजनरेशन। इस प्रक्रिया में कोशिका पुनः विकसित चालू। रीजनरेशन का मतलब होता है गाइस पुनः विकसित होना। जो कोशिका है वो फिर से विकसित होने लग जाती है। क्लियर हुआ गाइस? तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया जो इन्फ्लामेशन है 2 चरणों में पूरी होती है। एक एक्यूट होती है, एक क्रोनिक होती है, सॉरी एक्यूट होती है और सब एक्यूट होती है, और एक क्रोनिक भी होती है। जब ये इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तब ये क्रोनिक होने, यानी कि घाव अगर यदि बड़ा है तो इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो सकती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। क्लियर हुआ गाइस? आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आता है गाइस पोलिफ्रेशन। अब पोलिफ्रेशन का क्या मतलब होता है? इन दिस स्टेप सेल स्टार्ट, देखो पहले हीमोस्टेसिस हुआ, फिर इन्फ्लामेशन हुआ, अब पोलिफ्रेशन होगा घाव में। दिस स्टेप इज अ थर्ड स्टेप होती है। इन दिस स्टेप स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द सेल एंड रिस्टोर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। बोलना है इस चरण में कोशिका विभाजित होना चालू हो जाती है। कोशिका जल्दी जल्दी विभाजित होती है, पोलिफ्रेशन होता है। ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख रहे हो सेल, ये पोलिफ्रेशन, ये टूटा 1 से 2, 2 से 4, 4 से, वो कवरिंग सेल भरने लगती है। ठीक है, इस चरण में कोशिका विभाजित होना चालू हो जाती है एवं पुनः अपने जो ऊतक है वो पुनः अपने कार्य करने लगता है और पुनः विकसित हो जाता है। कोई भी जो ऊतक होने के जो टिश्यू होता है आपका, यहाँ पे फिर से रीडेवलप हो जाता है, फिर से अपना फंक्शंस करने लगता है, परंतु ये पुराने टिश्यू की तरह नहीं दिखेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरूर चेंज होगा इसका, पर फंक्शंस बदलता नहीं है, वो रीजनरेट हो गया। क्लियर हुआ? तो पोलिफ्रेशन में कुछ नहीं है। पोलिफ्रेशन में इतना याद रखना आपको कि जो कोशिका है पुनः विकसित होने लगती है। नेक्स्ट आता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब रीमॉडलिंग का क्या मतलब होता है? इन दिस इज लॉन्ग स्टेप विच इज ओनली ओकर्स इन क्रोनिक वुंड। बोलना है यह प्रक्रिया लंबी चलती है, यह क्रोनिक घाव में देखी जाती है। जब भी आपकी बॉडी में कोई ऐसा घाव हो जो ना भरे, 1-2 महीने 3 महीने तक नहीं भर रहा है, तो आपकी क्या होती है? रीमॉडलिंग चालू हो जाती है। रीमॉडलिंग में होता क्या है? जो टिश्यू बने हैं वो वापस से बनने लगते हैं, मतलब वो रप्चर होते हैं फिर बनते हैं, रप्चर होते हैं फिर बनते हैं, ऐसा वहाँ पे होता है। ठीक है, इन दिस स्टेप डेवलप टिश्यू अगेन रिमॉडलिंग। ठीक है, इस प्रक्रिया में विकसित ऊतक पुनः विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डैमेज हो चुके हैं, कार्य नहीं कर पा रहे बेचारे, फंक्शंस नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? वो फिर से विकसित होंगे, फिर से रीडेवलप होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग रीमॉडलिंग के नाम से जानते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रीमॉडलिंग क्रोनिक वुंड, जब घाव थोड़ा क्रोनिक होता है तब चलती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। गाइस कुछ फैक्टर, इस जो घाव भरने की प्रक्रिया, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं? इन्फेक्शन, यदि कोई बॉडी में संक्रमण हो गया हो, उस घाव में यदि कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया हो, तो वो घाव नहीं भरेगा, प्रभावित हो जाएगी। वुंड भरने की प्रक्रिया वो और लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, वो घाव नहीं भर पाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई, यदि उस वाले एरिया में आपकी जो ब्लड की सप्लाइंग कम है, रक्त कम पहुंच पा रहा है, तो भी वो कम भरेगा। नेक्स्ट होता है मूवेबिलिटी, यदि मेरे हाथों में मैं बार बार घुमा रहा हूं तो वो घाव भरने की प्रक्रिया थोड़ी धीरे हो जाती है, लंबे समय तक घाव चलता है, ज़्यादा हाथ पैर हिलाएंगे उस घाव को तो हम, इसलिए। हाइपोक्सिया, यदि जो घाव हुआ है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है तो हाइपोक्सिया हो जाता है।
हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। टोबैको, यदि कोई तंबाकू वगैरह ज़्यादा खा रहा है ना, तब भी घाव कम भरता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और एज, यदि डेफिनेटली अगर किसी व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा है, एज ज़्यादा है, तो घाव भरने की प्रक्रिया धीरे होती है। लो विटामिन, यदि विटामिन की कमी है, विटामिन कम है, तो भी यह प्रक्रिया धीरे होती है। डायबिटीज़, यदि किसी व्यक्ति को शुगर वगैरह है, तो शुगर वगैरह की कंडीशन में भी ये प्रोसेस धीरे हो सकती है। लो इम्यूनिटी, देखो शुगर में तो घाव भरता ही नहीं है, बहुत समय लगता है। शुगर ऐसी कंडीशन होती है जो घाव भरने ही नहीं देता, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। लो इम्यूनिटी, यदि मेरी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है कम है, तो भी घाव बहुत धीरे भरेगा। नेक्स्ट होता है लो न्यूट्रिशन। लो न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की जब कमी आ जाती है शरीर में, तब भी घाव कम भरता है। जल्दी से ये कुछ फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। एक बार मेरे चैनल को विजिट करके देखो, इनएट फिजियो के लेक्चर, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, आपको सभी मेडिकल के फील्ड के एग्जाम से रिलेटेड हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। और मुझे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, आप मुझे वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, अगर आपको समझ में आया है तो।